डियर स्टूडेंट, एंजाइम काइनेटिक्स लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स जब भी वर्ड आता है तो एंजाइम काइनेटिक्स का मतलब होता है कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट पैरामीटर, एंजाइम किस तरीके से बिहेव करते हैं उसको हम एंजाइम काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे। तो एंजाइम काइनेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि एंजाइम जो है कैटालिसिस, जो एंजाइम किसी रिएक्शन को कैटालिसिस करते हैं तो वो किस तरीके से कितने टाइप की होती है। तो एंजाइम कैटालिसिस को अगर हम देखें तो एंजाइम कैटालिसिस यूजुअली दो टाइप की पाई जाती है। पहली जो है वो है यूनी रिएक्टेंट सिस्टम। यूनी रिएक्टेंट सिस्टम नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर रिएक्ट करने वाला सिंगल मॉलिक्यूल है और किसी भी एंजाइम के साथ जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है, वो होता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इसका मतलब यूनी रिएक्टेंट सिस्टम वो होते हैं जहाँ पे सिंगल सबस्ट्रेट सिंगल एंजाइम के साथ बाइंड करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम डिफरेंट सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर ले। तो इस तरीके का सिस्टम अगर है तो उसको यूनी रिएक्टेंट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे एक सिंगल एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड होगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोडक्ट और में कन्वर्ट होगा और एंजाइम को वो रिलीज कर देगा। और आगे हम जो है इसी की काइनेटिक्स को डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम एज वेल एज नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एंजाइम कैटालिसिस का टाइप होता है वो यूनी रिएक्टेंट सिस्टम टाइप का ही पाया जाता है। दूसरा एक होता है मल्टी रिएक्टेंट सिस्टम। मल्टी रिएक्टेंट सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट हैं वो सिंगल एंजाइम के साथ डिफरेंट सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन एक रिएक्शन नहीं है, एक कॉमन कैटालिसिस का टाइप नहीं है, लेकिन कुछ सर्टेन रिएक्शंस में इस तरह की कंडीशन देखी जाती है, इस तरह की रिएक्टिविटी देखी गई है एंजाइम की, जहाँ पे सिंगल एंजाइम जो है वो एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट के साथ रिएक्टिविटी शो करता है, बाइंडिंग शो करता है। तो मल्टी रिएक्टेंट सिस्टम जो है उनको तीन तरीके से डिफाइन किया गया है, तीन तरह के पाए गए हैं, रैंडम, ऑर्डर और पिंग पोंग। तो इसमें मल्टी रिएक्टेंट जो है वो हमारे सिलेबस में हमें उतना नहीं पढ़ना, हायर एजुकेशन में हम इन चीज़ों को देखते हैं, बट पीजी लेवल तक और सीसीएल लेवल में कंपटीशन में मल्टी रिएक्टेंट सिस्टम यूजुअली नहीं पूछे जाते। यूनी रिएक्टेंट सिस्टम से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यूनी रिएक्टेंट सिस्टम जो है उसी को हम आगे हम डिस्कस करते हैं। तो अब आपको यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यूनी रिएक्टेंट सिस्टम मतलब कि जो एंजाइम है उसका सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, राइट, और वो एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है। तो एंजाइम काइनेटिक्स में अब मैं यूनी रिएक्टेंट सिस्टम को आगे डिस्कस करूँगा। तो जब भी हम यूनी रिएक्टेंट सिस्टम की बात करते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स की बात करते हैं, तो एक इक्वेशन जो है हम बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं। जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट है, एंजाइम जो सबस्ट्रेट है ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको हम ईएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ईएस कॉम्प्लेक्स जो है ये आगे जाके प्रोडक्ट बनाएगा और एंजाइम को ऐसा ही रिलीज कर देगा, राइट। तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1, K-1, K2, K-2, राइट। तो ये एक एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शंस का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई यहाँ पे जो ई है वो एंजाइम है, एस जो है वो सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट जो है ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, पी जो है वो प्रोडक्ट है और ई जो है वो एंजाइम है। K1, K-1, K2, K-2 ये रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे जब हम किसी भी एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शंस को पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ एजम्पशंस जो हैं वो हमें ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि माइकलिस मेंटन एक इक्वेशन होती है। माइकलिस मेंटन जो इक्वेशन है
वो इक्वेशन जो है कि किसी भी एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन का अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो V इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस के एम प्लस एस, ये एक इक्वेशन है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 यहाँ नाम दे देता हूँ। ये इक्वेशन जो है किसी भी कंसंट्रेशन पे अगर किसी भी मोमेंट आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, एंजाइम मीडिएटेड रेट ऑफ रिएक्शन, आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो। इसको हम कहते हैं माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। तो माइकेलिस जो मेंटन इक्वेशन है, इससे आप जो है रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इसमें जो V है वो है रिएक्शन रेट, राइट। V जो मैक्स है वो है मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी, मैक्सिमम रिएक्शन रेट, कि उस रिएक्शन की मैक्सिमम जो है रेट क्या है। Km जो है इसको हम माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट कहते हैं, राइट। माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। इसको आगे हम डिटेल पढ़ेंगे कि ये क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है। और S जो है वो यहाँ पे होती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, राइट। तो जो सबस्ट्रेट है उसकी क्या कंसंट्रेशन हम यहाँ ले रहे हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशंस दी गई हैं ये कुछ एजम्पशंस के साथ दी गई हैं, राइट। ये कुछ शर्तों के साथ दी गई है। वो शर्तें क्या हैं? तो उन्हीं को हम एजम्पशंस मानते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो एजम्पशंस हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आगे जो काइनेटिक्स स्टडी करेंगे, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि ये एक जनरल एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शंस हैं। इस जनरल एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन में ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है जो ट्रांजिशन स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद इसमें जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम को वहाँ पर रिलीज कर देता है। फिर माइकेलिस मेंटन जो है एक इक्वेशन है। इस माइकेलिस मेंटन इक्वेशन से हम किसी भी रिएक्शन की रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इक्वेशन है V मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई Km प्लस एस। यहाँ पे ये सारे जो वैल्यू हैं वो क्या हैं ये हमने यहाँ देखा। V जो है वो रिएक्शन रेट है, V मैक्स मैक्सिमम रिएक्शन रेट है, Km माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट है, S जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। तो देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन लागू होती है वो कुछ शर्तों के साथ लागू होती है, और वो शर्तें क्या हैं उन्हीं को हम एजम्पशन कहते हैं। देखिए वो एजम्पशंस क्या हैं। पहला जो एजम्पशन है वो ये है कि जो प्रोडक्ट है नो प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन। पहली बात तो ये कि भाई कोई भी प्रोडक्ट जो है जो रिएक्शन में बन रहा है, नो प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन इन सिस्टम, कि जिस भी सिस्टम में रिएक्शन हो रही है उस सिस्टम में प्रोडक्ट जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये प्रोडक्ट रिएक्शन में एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, राइट, ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ एक्यूमुलेट अगर नहीं हो रहा है तो क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन जो K-2 है ये होगा? ये नहीं होगा। इसका मतलब आगे अब जब आप एंजाइम काइनेटिक्स में स्टडी करो तो K-2 को वहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता। वो इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो जैसे ही बनेगा वो इमीडिएटली सिस्टम से एग्जिट हो जाना चाहिए, पहली बार। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा? इससे रिएक्शन पे इम्पैक्ट ये पड़ा कि अब जो रिएक्शन है
उसको हम इस तरीके से लिखेंगे E प्लस एस, राइट। उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है वो डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्ट प्लस E, तो यहाँ पे हो गया K1, ये हो गया K-1 और ये हो गया K2। इसका मतलब K-2 को हमने क्या कर दिया है, यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। ऐसा क्यों किया ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा दूसरा जो एजम्पशन है स्टडी स्टेट एजम्पशन, राइट। तो स्टडी स्टेट एजम्पशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी स्टेट एजम्पशन, ये स्टडी स्टेट एजम्पशंस क्या है। स्टडी स्टेट एजम्पशन ये कहता है कि वही जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, मतलब ES कॉम्प्लेक्स जो इसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए रिएक्शन में, ठीक है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है इसकी कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट है रिएक्शन में, तो इसी को हम स्टडी स्टेट एजम्पशंस कहते हैं। तो स्टडी स्टेट एजम्पशंस में अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो देखिए ये इस तरीके से दिखेगा। अगर हम ये जो कंसंट्रेशन लाइन है ये दिखाएगा ES कॉम्प्लेक्स, राइट, क्योंकि ES कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, घटती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू बढ़ती है। तो ये तो है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ये है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, राइट। ये है टाइम। तो जैसे जैसे टाइम जो है वो आगे बढ़ेगा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन ES जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टडी स्टेट एजम्पशन। जो तीसरी कंडीशन है, जो तीसरा एजम्पशन है, जो इस इक्वेशन को जब भी हम यूज करते हैं तब उसको माना जाता है कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो एंजाइम कंसंट्रेशन की तुलना में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम कंसंट्रेशन की तुलना में बहुत कम है। तो इसका मतलब जो एंजाइम सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन एंजाइम की तुलना में क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जब भी मैं ब्रैकेट में इस तरीके से दिखाता हूँ कंसंट्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन शुड बी वेरी हाई एज कंपेयर टू एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो एंजाइम कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा जो एक और एजम्पशंस माना जाता है इस इक्वेशन के लागू करने में, वो ये कि रेट लिमिटिंग जो स्टेप है वो K2 है। तो K2 इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। अगर कोई आपसे पूछे कि इस इक्वेशन में रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है, तो आप कहोगे K2 इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, राइट। अगर कोई इक्वेशन है और वो इस सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे कौन सा जो है K1, K-1 और K2, इन तीनों रेट कांस्टेंट में से जो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करेगी, K2 पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका भविष्य किस पे डिपेंड करता है, K2 पे डिपेंड करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो K2 है वो रेट लिमिटिंग स्टेप का यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। ये कुछ एजम्पशंस हैं जो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट को जब भी हम यूज करते हैं। अब माइकलिस मेंटन कांस्टेंट क्या है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है V इक्वल टू V मैक्स इंटू S डिवाइडेड बाई Km प्लस S। तो ये जो है ये माइकलिस मेंटन जो है वो इक्वेशन है, और इसको जब भी आप लागू करते हो तो उस ड्यूरेशन में ये चार एजम्पशंस माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा
यहाँ पे स्टडी स्टेट एजेंट उसमें हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा के एम, के कैट, रेट लिमिटिंग, इनके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। अगली जो अब हम बात करते हैं वो, क्योंकि रेट लिमिटिंग यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आई है, रेट लिमिटिंग स्टेप। तो कई बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के आ जाता है कि आप रेट लिमिटिंग स्टेप को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि पर्टिकुलर स्टेप जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप है, राइट। तो कोई तो उसका रूल्स रेगुलेशन होगा, बिल्कुल है। देखिए, कोई भी रिएक्शन जो है अगर बहुत सारे स्टेप्स में हो रही है तो उसमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो रेट लिमिटिंग का रोल प्ले करते हैं। अब उसकी पहचान कैसे होगी कि वो रिएक्शन जो है या कौन सा स्टेप रेट लिमिटिंग है। तो देखिए, रेट लिमिटिंग में क्या होता है, या तो उसका Km जो है हाई होगा, अगर किसी हाई Km, या तो किसी एंजाइम का Km जो है वो हाई है, और अगर Km हाई होता है तो एफिनिटी कैसी होगी, लो होगी, राइट, लो एफिनिटी। या फिर पहले वो पॉइंट्स लिखा देता हूँ जिन पॉइंट्स के बेस पे हम किसी भी रेट की लिमिटिंग नेचर को डिसाइड करते हैं। या फिर लो के कैट, ये आगे सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो उसकी के कैट वैल्यू क्या होगी, लो होगी। या फिर डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव अगर है, राइट, तो अगर डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव है तो लो नेगेटिव डेल्टा जी, लो नेगेटिव डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू लो होंगी, लो होनी चाहिए। और हाई पॉजिटिव डेल्टा जी, इसको मैं आगे एग्जांपल से एक एक करके समझाऊंगा। हाई पॉजिटिव डेल्टा जी वैल्यू, या फिर लो रेट ऑफ रिएक्शन, लो रिएक्शन रेट, ठीक है। तो देखिए, इनको एग्जांपल से समझिए। ये रेट लिमिटिंग जो स्टेप है, जैसे एक कोई रिएक्शन है, राइट, ये रिएक्शन है, सपोज करो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। अब यहाँ पे एंजाइम है E1, E2 और E3। एक मल्टी स्टेप जो है, एक रिएक्शन है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेप पे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम भाग ले रहे हैं। अब यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आउट ऑफ दीज थ्री एंजाइम्स, आउट ऑफ दीज E1, E2 एंड E3, कौन सा जो एंजाइम है वो रेगुलेटरी रोल प्ले करेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है जिस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी। तो इन तीनों में, इन चारों में से कोई ना कोई एक पैरामीटर आपको दिया हुआ होगा। अगर Km वैल्यू दी हुई है तो जिसका हाई Km होगा वो एंजाइम जो है वो रेट लिमिटिंग रोल प्ले करेगा। अगर के कैट वैल्यू दी हुई है तो वो लो, आप पकड़ो कि जिस एंजाइम की के कैट वैल्यू लो होगी वो रेट लिमिटिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर वैल्यू डेल्टा जी की दी हुई है तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आप ये देखिए कि किस एंजाइम की डेल्टा जी जो है कम नेगेटिव है, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो उस केस में आपको हाई पॉजिटिव वैल्यू देखनी है, राइट। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन रेट दी हुई है, तो जिसकी रिएक्शन रेट कम होगी वो जो है रेट लिमिटिंग रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो आउट ऑफ दीज फोर वैल्यू वो आपको कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि रेट लिमिटिंग स्टेप या रेगुलेटरी जो रोल है वो कौन सा एंजाइम प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये तो रहा थोड़ा सा हमारा रेट लिमिटिंग के बारे में कि भाई कई बार जो है रेट लिमिटिंग की इंफॉर्मेशन आपको पूछ ली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और आई है, Km, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे जो Km है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है,
देखिए के एम वैल्यू, इसको हम के एम वैल्यू या के एम कॉन्स्टेंट, माइकेलिस मेंटन कॉन्स्टेंट, बहुत सारे इसके नाम दिए जाते हैं। इसको माइकेलिस मेंटन कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट, राइट। अब देखिए ये है क्या। देखिए Km जो वैल्यू है, Km वैल्यू जो है इसको हम दो बेस पर डिफाइन करते हैं। एक्चुअली ये Km वैल्यू एक डिसोसिएशन कांस्टेंट है ES कॉम्प्लेक्स का, राइट। तो अगर इसको सिंपल वे में डिफाइन करें तो ये क्या है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो रिएक्शन में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो जब डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो इसको हम ES कॉम्प्लेक्स जो है, किसी भी डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम किससे निकालते हैं, इसको निकालेंगे हम Km इक्वल टू K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन तो ये आ गई, Km इक्वल टू K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1। अब आप पूछें सर ये K-1, K2, K1 ये क्या है, तो देखिए K1 जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, एंजाइम सबस्ट्रेट की जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट है। K-1 जो है इसकी जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होकर वापस एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बना रहा है उसका ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो आगे की तरफ जो रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा रही है उसका रेट कांस्टेंट K2 होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से K-1, K2, K1 आए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको एक याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि जो K-1 की वैल्यू है, इफ K-1 value is high, very high as compared to K2, अगर K-1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है K2 से तो K2 को हम इग्नोर कर देंगे। उस कंडीशन में ये इक्वेशन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, देखिए आपने ये फिजिक्स में इस तरीके से किया होगा कि एक वैल्यू जो है अगर बहुत ज़्यादा हाई होती है तो दूसरी वैल्यू को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा K-1 डिवाइडेड बाई K1, राइट। हमने K2 को इग्नोर कर दिया क्योंकि उसकी तुलना में K-1 वेरी वेरी हाई। तो उस कंडीशन में Km ना कह के इसको हम क्या कहेंगे, Kd कहेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट कहेंगे। तो वही तो है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ही है इसका, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। अब एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है ये उसके बेस पे तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। दूसरा Km वैल्यू जो है, जब भी आप सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाते हो तो आपको वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व मिलेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो कर्व है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का अगर आप रेट के साथ कर्व बनाते हो तो इस तरीके से आपको कर्व मिलेगा। ये जो कर्व है इसमें ये जो वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी ये रिएक्शन में अचीव हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको कहेंगे Vmax। और जिस कंसंट्रेशन पे Vmax जो है वो हाफ हो रही है उस कंसंट्रेशन को हम कहते हैं Km। मतलब सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पे Vmax जो है वो हाफ हो रहा है उसको हम Km कहते हैं। तो इसका दूसरा जो डेफिनेशन है, इसको डिफाइन किया जाता है कि ये जो है क्या है, राइट। तो ये जो है
Km is the substrate concentration. Km क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है एट विच, जिस पे V इक्वल टू वी मैक्स बाई 2, जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो? मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन का हाफ हो, राइट। तो आप जो है सबस्ट्रेट और रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ से भी Km को कैलकुलेट कर सकते हो। जो Km है वो एफिनिटी को शो करता है और Km जो है वो एफिनिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप एफिनिटी Km वैल्यू ज़्यादा है तो एफिनिटी कम होगी, राइट। Km अगर ज़्यादा है तो एफिनिटी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये एफिनिटी के क्या चलता है? उल्टा चलता है। और अगर Km जो है वो कम है तो एफिनिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एफिनिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये Km का आउटकम है। Km जो है इसकी जो वैल्यू होती है Km वैल्यू, ये कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पे डिपेंड नहीं करती, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। कि जो Km है वो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं कि जो Km वैल्यू है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, आपको ये याद रखना है, राइट। Km does not change with सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो कितना भी चेंज कर लीजिए, Km चेंज नहीं होगा, राइट। Km जो है इसकी अगर हम यूनिट देखें तो Km की यूनिट जो है वो क्या होगी? Km क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो रही है? हाफ हो रही है। इसीलिए Km की यूनिट क्या बनती है? भाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है तो इसकी यूनिट बनती है मोल पर लीटर, ठीक है। तो मोल पर लीटर, तो ये इसकी यूनिट है। अब Km जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? आपको दो इक्वेशन ध्यान रखनी है। पहला इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्टेंट जो है कांस्टेंट जो है रिएक्शन कांस्टेंट जो है उनसे कैसे कैलकुलेट करना है? K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1। और अगर कंसंट्रेशन दी हुई है और मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई है तो उस कर्व से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि Km जो है वो सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जिस पे वेलोसिटी जो है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा Km के बारे में पढ़ा। Km के बाद एक दूसरा जो टर्म आता है वो आता है K कैट का, राइट। तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। K कैट जो है टर्न ओवर नंबर, इसको कहते हैं हम टर्न ओवर नंबर, राइट। और वैसे कहते हैं इसको K कैट। तो देखिए टर्न ओवर नंबर या K कैट क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट जो एंजाइम काइनेटिक्स है उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि भाई एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ये जो है रिएक्शन करेंगे K1 और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी? K-1। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और ये आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट प्लस एंजाइम में। और इसके रिएक्शन कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? K2। तो टर्नओवर नंबर कहते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है वो कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट।
तो यहाँ पे अगर हम इसको डिफाइन करें तो के कैट को डिफाइन क्या करेंगे, तो के कैट की डेफिनेशन होगी के कैट is the number of substrate molecule right, number of substrate molecule transform into product per second per molecule per enzyme molecule per enzyme molecule। देखिए इसका मतलब ये है कि एक एंजाइम मॉलिक्यूल, एक मान लो एंजाइम मॉलिक्यूल है, ये एंजाइम मॉलिक्यूल पर सेकंड में राइट कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, उसको कहते हैं हम के कैट नंबर राइट। इसका मतलब पर सेकंड हाउ मैनी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, सच वैल्यू इज नोन एज के कैट वैल्यू। इसका मतलब जो के कैट वैल्यू है वो सिंगल एंजाइम की एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करेगा राइट। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनती है कि वी मैक्स इक्वल टू के कैट इंटू ई टी राइट। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है, इसको ध्यान रखना है। ये इक्वेशन कह क्या रही है, ये इक्वेशन कह रही है कि किसी भी रिएक्शन की मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी के कैट इंटू ई टी के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो के कैट है ये रिएक्शन या एफिशिएंसी ऑफ ईच एंजाइम, जैसे के कैट जो है वो रेट ऑफ ईच एंजाइम को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो कितना रेट जो है या कितना एफिशिएंट है, और जो ईटी है ये कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है, ठीक है। तो अगर मुझे एक मॉलिक्यूल की एफिशिएंसी पता है और उसको टोटल मॉलिक्यूल से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी राइट। तो यहीं से ये इक्वेशन थोड़ा सा निकलता है, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये वी मैक्स इज इक्वल टू के कैट इंटू ई टी। तो यहाँ पे ई टी जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है। इसका मतलब ये टोटल एंजाइम को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो ई टी है वो टोटल एंजाइम को रिफ्लेक्ट करेगा, और जो के कैट है वो एफिशिएंसी या सिंगल एंजाइम का जो टर्नओवर नंबर है या जो सिंगल एंजाइम है वो कितना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को पर सेकंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ये उसको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि भाई इसकी जो के कैट है इसकी यूनिट क्या है, तो के कैट की जो यूनिट होती है, अब यहाँ से आप के कैट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। इस इक्वेशन से के कैट की क्या वैल्यू निकलेगी, के कैट इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन ई टी। इसका मतलब कि मैक्सिमम वेलोसिटी को अगर हम एंजाइम कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें वहाँ पे टर्नओवर नंबर की वैल्यू मिल जाएगी राइट। मैक्सिमम के कैट जो है वो पाया जाता है कैटालेज एंजाइम का, आपको ये ध्यान रखना है। जो कैटालेज एंजाइम है इसका मैक्सिमम टर्नओवर नंबर पाया जाता है और इसके टर्नओवर
वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁷। इसके बाद एक और एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसकी भी के कैट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की अगर के कैट वैल्यू देखी जाए तो वो होती है 1 × 10⁻⁶। तो ये दो ऐसे एंजाइम हैं जिनकी के कैट वैल्यू जो है काफ़ी हाई होती है। ठीक है, और ये कौन कौन से एंजाइम हैं? कैटालेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज, राइट। इसके अलावा जो कुछ एंजाइम है, यूजुअली के कैट को हम या टर्नओवर नंबर को पर सेकंड जो है हम डिफाइन करते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनके लिए इसको पर सेकंड डिफाइन ना करके पर मिनट में डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें राइबोजाइम की, राइट, राइबोजाइम जैसे कुछ एंजाइम हैं, जैसे राइबोजाइम है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है। तो ये कुछ ऐसे एंजाइम हैं जिनकी एक्टिविटी थोड़ी बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो ये काम करते हैं, और इनकी एक्टिविटी स्लो होने के कारण इनके लिए जो टर्न ओवर नंबर डिफाइन होती है, ये जो टर्न ओवर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो पर सेकंड में ना करके पर मिनट में आती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो राइबोजाइम है जो कि एक आरएनए नेचर का एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो कि डिफेंस सिस्टम में यूज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जिनको एक डिफेंस वेपन्स के रूप में यूज करते हैं। तो ये दोनों एंजाइम थोड़े स्लो एंजाइम हैं। तो यहाँ पे जो के कैट है वो पर मिनट में डिफाइन होती है। बाकी सारे एंजाइम में जो के कैट है वो इसमें कैलकुलेट की जाती है पर सेकंड में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कैटालिटिक एफिशिएंसी। कैटालिटिक एफिशिएंसी, कैटालिटिक एफिशिएंसी, या फिर इसी को कहते हैं हम स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए ये क्या है। स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट कहते हैं के कैट और के एम का जो रेशो है, के कैट और के एम का जो रेशो है, इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट, राइट। कैटालिटिक जो एफिशिएंसी है, ये स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट है, वो कुछ नहीं है, वो के कैट और के एम दोनों का रेशो ही है, राइट। अब किसी भी एफिशिएंट एंजाइम के लिए अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा एंजाइम जो है अच्छे से एफिशिएंट हो, तो इसके लिए के कैट की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, राइट। और के एम की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। क्योंकि जब के एम की वैल्यू लो होगी तो एफिनिटी क्या होगी? हाई। और जब एफिनिटी हाई होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। के कैट जो है टर्नओवर नंबर अगर हाई होगा तो भी एफिशिएंसी हाई होगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि के कैट हाई होना चाहिए एक बेटर कैटालिटिक एफिशिएंसी एंजाइम के लिए, और के एम क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। और के कैट बाई के एम रेशो, ये जो रेशो है के कैट बाई के एम रेशो, अगर ये रेशो ज़्यादा है, राइट, ये रेशो अगर बढ़ता है तो यहाँ पे जितना ज़्यादा ये रेशो होगा एफिशिएंट उतना ही ज़्यादा एंजाइम होगा, मोर एफिशिएंट। अगर ये रेशो ज़्यादा होता है तो एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा, मोर एफिशिएंट एंजाइम, ठीक है। और के कैट बाई के एम रेशो अगर कम है
तो जो है एंजाइम की जो एफिशिएंसी है वो लेस एफिशिएंट है, लेस एफिशिएंट एंजाइम। तो कहने का मतलब है कि जो एंजाइम की एफिशिएंसी है या कैटालिटिक एफिशिएंसी है वो के कैट बाई के एम दोनों के रेशो पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी में कई बार ये क्वेश्चंस दे देते हैं कि भाई कौन सा एंजाइम जो है वो वहाँ पे के कैट और के एम दोनों की वैल्यू दे देगा और वो आपसे पूछ लेगा कि किसकी जो है एफिशिएंसी ज़्यादा है या कौन जो है बहुत अच्छा एंजाइम है। ठीक है, तो आप के कैट बाई के एम जो रेशो है उससे एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी अगर यूनिट देखें तो यूनिट जो है कि स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट की जो यूनिट है ये होगा लीटर इंटू लीटर बाई मोल इंटू सेकेंड। ठीक है, ये इसकी यूनिट होगी। ये सारी यूनिट जो है आप यहाँ फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आते आते हमने ये देख लिया कि भाई किस तरीके से जो है एंजाइम काइनेटिक्स जो है आगे की तरफ माइकलिस मेंटन कांस्टेंट को फॉलो करती है, क्या क्या एजम्पशंस हैं माइकलिस मेंटन में जो हमें ध्यान रखने हैं, के एम क्या है, क्या उसका इम्पैक्ट है, के कैट क्या है, क्या उसका इम्पैक्ट है, किसकी के कैट ज़्यादा होती है, स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट या कैटालिटिक एफिशिएंसी जो है वो क्या है, और किस तरीके से किसी रिएक्शन में रेगुलेटिंग स्टेप को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेप जो है वो रेट लिमिटिंग होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको दो चीज़ें और याद रखनी है। वो ये कि जब भी आप हाइपरबोलिक कर्व को पढ़ते हो, यहाँ जब वैज्ञानिकों ने इसको स्टडी करना शुरू किया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ जब आप रिएक्शन रेट को स्टडी करते हो तो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व मिलता है। ठीक है, ये जो कर्व है ये इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पे इनिशियली इस रेंज में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है लीनियर पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसीलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक में क्या है कि आप जब Vmax कैलकुलेट करते हो तो Vmax के लिए आपको एक सीधी लाइन जो है वो खींचनी होती है और वो सीधी लाइन जो है वाई एक्सिस को जहाँ पे काटती है वो वैल्यू Vmax होती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल वे में इस ग्राफ को बनाते हैं तो ये लाइन सीधी ऊपर वाली मिलती नहीं है, ये थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग इस तरीके से आती है। तो जब ये लाइन फ्लक्चुएटिंग आती है इस तरीके से तो समस्या ये आती है कि Vmax को कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि जब तक Vmax सही से कैलकुलेट नहीं होगा अगर तो वहाँ पे Km की जो वैल्यू है वो भी एक्यूरेट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि Km सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जिस पे Vmax जो है बाई हाफ आपको अचीव हो रहा है। अब यहाँ जब भी हम थ्योरेटिकली इन चीज़ों को ग्राफ को बनाते हैं हाइपरबोलिक ग्राफ को, राइट, तो हम बहुत ज़्यादा उसको सीधा स्टेट बना देते हैं और सीधा स्टेट बनाने पे जैसे यहाँ पे मैंने ये सीधा ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से बना दिया, सीधा सीधी एक लाइन यहाँ पे वाई एक्सिस पे जहाँ ये कट कर रही है वो Vmax होगा। तो यहाँ तो इजीली होता है ये कैलकुलेट करना, लेकिन प्रैक्टिकल वे में जब आप इन चीज़ों को करते हो तो ये जो एरिया वाली लाइन है ये इस तरीके से सीधी नहीं आती, ये इस तरीके से फ्लक्चुएटिंग आती है। तो फ्लक्चुएटिंग आती है तो अब आप किस तरीके से Vmax कैलकुलेट करो, तो वहाँ पे गलती की गुंजाइश रहती है। तो इसी कारण रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व को माइकलिस, अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जो कर्व है ये किस इक्वेशन के बेस पे आता है, ये आता है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। अब माइकलिस मेंटन जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है, जो हमने शुरू में एक फॉर्मूला आपको बताया था, V इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस।
तो कहने का मतलब है कि इस इक्वेशन से जब हमने ग्राफ बनाया तो वो हमें हाइपरबोलिक ग्राफ मिला, लेकिन हाइपरबोलिक ग्राफ में हम दो वैल्यू को कैलकुलेशन में हम एक्यूरेट नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, वी मैक्स और के एम। तो इसी कमी को दूर करने के लिए बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने ग्राफिकल दूसरे कुछ ग्राफिकल स्टडी की, जिसमें हाइपरबोलिक कर्व को लीनियर कर्व में कन्वर्ट कर दिया गया और वहाँ पे के एम और वी मैक्स की वैल्यू ईजिली कैलकुलेट की गई एज कंपेयर टू माइकलिस मेंटन इक्वेशन। तो वो कौन कौन सी लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो ग्राफिकल स्टडी आती है वो है लाइनवीवर बर्क प्लॉट, राइट। इसको हम एलबी प्लॉट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो लाइनवीवर बर्क प्लॉट है ये क्या है कि आपने जैसे इसको डिराइव कैसे किया है। तो देखिए पहले तो इसके इक्वेशन को डेरिवेशन देखिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। v इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस, राइट। जो लाइनवीवर वर्क प्लॉट है इसको डबल रेसिप्रोकल क्रॉस भी बोलते हैं। अब डबल रेसिप्रोकल क्रॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो 1/s को लिया गया है और वाई एक्सिस 1/v को लिया गया है। तो दोनों ही एक्सिस जो है वो रेसिप्रोकल हैं, इसीलिए इसको डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी कहते हैं। तो लाइनवीवर वर्क जो प्लॉट है उसके इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमने माइकलिस मेंटन इक्वेशन लिखी और इसको हमने रेसिप्रोकल कर लिया। तो एमएम इक्वेशन माइकलिस मेंटन इक्वेशन लिखा और माइकलिस मेंटन इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर लिया। तो रेसिप्रोकल ऑफ एमएम इक्वेशन, रेसिप्रोकल ऑफ एमएम इक्वेशन। जब आपने एमएम इक्वेशन या माइकलिस मेंटन इक्वेशन को रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पे ये हो गया 1/v इक्वल टू के एम प्लस एस वी मैक्स इंटू एस। हमने इसको उल्टा कर दिया, वी मैक्स इंटू एस, राइट। बिल्कुल कर सकते हैं, हमने दोनों ही साइड को रेसिप्रोकल कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा खोल दो, जो राइट हैंड साइड का इक्वेशन है इसको जब आप खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, के एम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी मैक्स इंटू एस प्लस एस वी मैक्स इंटू एस, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसको इस तरीके से लिखते हो तो एस से तो एस क्रॉस हो गया। तो फाइनली ये इक्वेशन क्या बन के आई, ये इक्वेशन बनी 1/v इक्वल टू के एम बटे वी मैक्स इंटू 1/s, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, प्लस 1/v मैक्स, राइट। अब देखिए ये जो इक्वेशन आई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसी को हम लाइनवीवर बर्क इक्वेशन कहते हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन कैसे है, तो देखिए जब भी कभी कोई इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में फिट बैठ रहा है तो वो लीनियर इक्वेशंस को या उसका ग्राफ जो है वो आपको लीनियर मिलेगा, ये हमेशा याद रखना, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो y है ये y इंटरसेप्ट है, m जो है वो स्लोप है, m किसको रिफ्लेक्ट करता है, स्लोप को, और c किसको रिफ्लेक्ट करता है, इंटरसेप्ट को। तो जब भी आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन में लाइनवीवर बर्क इक्वेशन इस फॉर्मूले को लिखोगे एल बी इक्वेशन बोले तो लाइनवीवर बर्क इक्वेशन। तो जब भी आप एल बी इक्वेशन को लिखोगे तो देखिए y एक्सिस पे आप किसको ले रहे हो, 1/v को। तो देखो 1/v y एक्सिस पे आ गया।
यहाँ पे इक्वेशन के हिसाब से जो x है ये 1/s है, तो 1/s, इसका मतलब ग्राफ जो है 1/s और 1/v के बीच में खींचा जा रहा है। और इससे जो आपको इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, वो लाइन मिलेगी, वो बिल्कुल सीधी लाइन मिलेगी, इसलिए इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और ये जो है जहाँ पे काटेगी वो इंटरसेप्ट कहलाता है, सी वैल्यू, और इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, राइट। तो जो वाई इंटरसेप्ट है ये 1/v मैक्स को रिफ्लेक्ट करता है, देखिए 1/v मैक्स, ठीक है। तो 1/v मैक्स क्या है, वाई इंटरसेप्ट। स्लोप जो है देखिए km/v मैक्स जो है वो स्लोप को दिखाता है, m की जगह पे यहाँ क्या आ रहा है km/v मैक्स, इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो km/v मैक्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और x एक्सिस जो है उसका जो इंटरसेप्ट है वो है -1/km। तो ये वैल्यू जो है इस तरीके से ग्राफ से आपको मिल जाती है। तो अब लीनियर इक्वेशन में इस ग्राफ को फिट करना सीखो। देखिए यहाँ पे ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। तो जो x एक्सिस है इसकी जगह पे इस इक्वेशन में क्या आ रहा है 1/s, इसका मतलब ये हो गया 1/s। जो y है y एक्सिस पे क्या आ रहा है 1/v, ये आ गया 1/v। इसके बाद जो m है ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्लोप को, और स्लोप की जो वैल्यू है यहाँ पे किससे निकालोगे km/v मैक्स से। km/v मैक्स जो है वो इक्वेशन में जो है देखिए लाइन का जो स्लोप है ये km/v मैक्स को रिफ्लेक्ट करेगा, और y एक्सिस का इंटरसेप्ट ये c की वैल्यू होती है +c, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है 1/v मैक्स। तो ये जो देखो y इंटरसेप्ट जो है ये 1/v मैक्स को रिफ्लेक्ट करेगा, और x एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है ये -1/km को रिफ्लेक्ट करेगा, 1/km को, ठीक है। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन में इन सारी चीज़ों को फिट किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि y = mx + c इक्वेशन कहीं भी अगर आपको मिल रही है तो उसको किस तरीके से ग्राफ में फिट किया जाता है वो यहाँ पे आपको सीखना है। अब देखिए लाइनवीवर बर्क प्लॉट में हमने क्यों बनाया था, हमने इसलिए बनाया था क्योंकि माइकलिस मेंटन जो है इसका जो हाइपरबोलिक कर्व मिल रहा था, इस हाइपरबोलिक कर्व से Vmax और Km की वैल्यू हमें एक्यूरेट नहीं मिल रही थी, हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल रही थी, और उसी को हम यहाँ पे दूर करना चाह रहे थे। तो कैसे दूर किया है, तो देखिए हम ये पढ़ते हैं कि हमने इस तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आपको Vmax कैलकुलेट करना है, राइट, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे Vmax जो है वो कैलकुलेट करना है, तो फॉर Vmax मैं Vmax के लिए क्या करूँगा, Vmax जो है y इंटरसेप्ट जो है वो 1/Vmax के इक्वल है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो वो मुझे Vmax की वैल्यू दे देगा, राइट। तो Vmax के लिए क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ y इंटरसेप्ट, मतलब y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है उसको उल्टा कर दो, और y इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है वो 1/Vmax होता है, तो 1/Vmax को उल्टा कर देंगे तो वो क्या वैल्यू दे देगा, Vmax की वैल्यू दे देगा, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई जो 1/Vmax है उसकी वैल्यू 5 है, तो Vmax की वैल्यू क्या होगी 1/5, राइट, तो 0.2 वैल्यू आ जाएगी वहाँ पर। दूसरा यहाँ पे हमने Vmax की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे हम Km की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 4 Km। देखिए Km के लिए क्या करते हैं, जो x इंटरसेप्ट है ये -1/Km है, इसको भी अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये क्या वैल्यू देगा, ये मुझे Km की वैल्यू देगा।
तो इसको करेंगे हम रेसिप्रोकल ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इनटू -1। तो जो भी एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू है उसको उल्टा करो और उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब -1 से मल्टीप्लाई नहीं भी करना चाहो तो आप क्या करो, उल्टा करके उसका माइनस साइन वहाँ से हटा दो। अब माइनस साइन क्यों हटाते हैं? क्योंकि कोई भी एफिनिटी जो है वो नेगेटिव नहीं होती। तो माइनस जो है वो एफिनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही साइन नहीं है, मतलब माइनस का कोई पॉइंट नहीं बनता है वहाँ पे, इसीलिए माइनस को हम वहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि कोई भी एफिनिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए, और अगर आप फॉर्मूले के रूप में देखो तो रेसिप्रोकल ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इनटू -1, आप ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज एक्स इंटरसेप्ट को उल्टा करो और माइनस वहाँ से गायब कर दो, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि लाइनवीवर जो वर्क प्लॉट है उसने हमें Vmax और Km की एग्जैक्ट वैल्यू दे दी, जबकि हम हाइपरबोलिक कर्व से वो उनको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, राइट। यहाँ पे चूंकि 1/v और 1/s दोनों ही रेसिप्रोकल वैल्यू थी, तो एक वैज्ञानिक हुए हैं हैंस वुल्फ, उन्होंने बोला कि ये थोड़ा टफ है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू जो है उल्टा है, दोनों ही जो एक्सिस हैं वो रेसिप्रोकल एक्सिस हैं, तो क्यों ना इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, राइट। तो वो अपना एक दूसरा एक इक्वेशंस लेके आए जिसको हैंस वुल्फ प्लॉट कहते हैं। कंपटीशन में या आपके एजुकेशन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट और लाइनवीवर वर्क प्लॉट से ही पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार जो है ये इक्वेशन से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं CSIR में, इसीलिए थोड़ा सा इनको भी हम देख लेते हैं कि भाई हैंस वुल्फ प्लॉट क्या है। देखिए, हमें लाइनवीवर वर्क इक्वेशन तो याद है। लाइनवीवर वर्क इक्वेशन क्या कहती है? ये कहती है कि भाई जो 1/v है वो है Km by Vmax इंटू 1/s प्लस 1/Vmax। ये इक्वेशन कहलाती है लाइनवीवर वर्क इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, तो क्या होगा देखते हैं। मल्टीप्लाई विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वैल्यू के साथ अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड में होगा, तो इधर क्या हो जाएगा S/V, राइट, और इधर क्या होगा Km/Vmax इंटू, यहाँ पे ऊपर की तरफ भी S आ जाएगा, नीचे भी S पहले से ही था, प्लस S/Vmax। ठीक है, अब S से S क्या हो गया, कट गया। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड इस तरीके से भी कर सकता हूँ, S/V इक्वल टू Km/Vmax प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, राइट, 1/Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन S। कुछ नहीं है, उसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से अलग लिख दिया। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? ये लीनियर इक्वेशन हो गई, लाइन भी, राइट। देखिए y इक्वल टू mx प्लस सी वाली इक्वेशन में फिट बैठ रहा है कि नहीं? बिल्कुल बैठ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसी को कहते हैं हैंस वुल्फ इक्वेशन। क्या कहते हैं? हैंस वुल्फ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस सी में फिट बैठाइए, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो देखिए इसका मतलब y एक्सिस पे जो आप ग्राफ बनाओगे वो S/V, तो S/V y एक्सिस पे आ रहा है। उसके अलावा mx प्लस सी, तो इसका मतलब ये तो mx प्लस सी नहीं हो सकता, mx प्लस सी ये है। तो ये x जो वैल्यू है, x की वैल्यू की जगह पे देखो यहाँ क्या आ रहा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आ गया ग्राफ में। m जो है वो स्लोप को दिखाता है, तो देखिए स्लोप 1/Vmax है, स्लोप m/v
इज इक्वल टू 1/Vmax आ गया। और जो इंटरसेप्ट है सी इंटरसेप्ट वैल्यू होती है, तो जो इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट वो Km/Vmax है। तो देखिए Km/Vmax जो है वो y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई, और x एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो -Km होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लीनियर इक्वेशन में फिट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जैसे हमने लाइनवीवर बर्क प्लॉट में कैलकुलेशन देखी थी कि भाई जो एक्स एक्सिस है हनीस वुल प्लॉट में, जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। वाई एक्सिस क्या है, S/V है। स्लोप क्या है, 1/Vmax है। इंटरसेप्ट क्या है, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है, Km/Vmax है। एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है, -Km है, राइट। तो क्योंकि ये एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, और इसको अगर कोई वैल्यू कहीं भी काटती है तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट कहलाता है। ये जो एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और इस एक्सिस पे अगर किसी को कोई वैल्यू किसी पॉइंट पे काटती है तो वो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट कहलाता है, राइट। तो हनीज वुल्फ प्लॉट से अब ये देखते हैं के एम और वी मैक्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो देखिए स्लोप जो है वो 1/Vmax बोल रहा है, तो इस स्लोप का अगर मैं उल्टा कर दूं तो मुझे Vmax मिल जाएगा। बस यही है कि भाई आप Vmax के लिए क्या किए, Vmax कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप कर दो। तो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप, अगर आप हेंस वुल प्लॉट यूज कर रहे हो तो स्लोप का अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, Vmax मिल जाएगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरा Km कैसे कैलकुलेट करोगे, तो Km के लिए क्या करना है, Km जो है एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो Km को दिखा रहा है। ठीक है, तो Km जो है कुछ नहीं करना, यहाँ पे Km जो है आप माइनस साइन को हटा दो, जो भी वैल्यू है वो Km है। ये तो एक ट्रिक वाली बात है, लेकिन अगर फॉर्मूले के रूप में बात करें तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट की जो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है उसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो। -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन क्या होगा, वहां से हट जाएगा, और जो भी एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो माइनस के रूप में जो थी वही आपको प्लस के रूप में माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के रूप में मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हेंसवुल्फ प्लॉट में जो एक्स एक्सिस जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, वाई एक्सिस जो है, वाई जो है वो S/V है, स्लोप जो है वो 1/Vmax है, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट -Km है, और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट Km/Vmax है। हालांकि कोशिश यही थी हेंस वुल्फ की कि इसको लाइनवीवर बर्क प्लॉट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई बनाया जाए, लेकिन ज़्यादातर स्टडीज में ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द जो साइंटिफिक स्टडी हैं वो लाइनवीवर बर्क प्लॉट को ही थोड़ा सा ज़्यादा यूज कर रही है। फर्दर एक वैज्ञानिक और हुए, एडी हॉफस्टी प्लॉट, उन्होंने भी फिर लाइनवीवर बर्क प्लॉट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड बनाने की कोशिश की। अब कितना सिंप्लीफाइड बना पाए हैं वो थोड़ा देखते हैं। तो एडी हॉफस्टी प्लॉट जो है उसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारा माइकलिस मेंटन इक्वेशन है v इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई Km प्लस एस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू Km प्लस एस इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस। कुछ नहीं है, ये बस मल्टीप्लीकेशन का खेल है। अब दोनों साइड को डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब दोनों साइड पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, v
के एम प्लस एस डिवाइडेड बाई एस इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई एस, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि एस से एस यहाँ पे ये कट जाएगा और फाइनली जो है ये जो वी मैक्स है, राइट, यहाँ पे भी जो है देखिए, इसको अगर आप जब खोलोगे तो ये इक्वेशन भी थोड़ा सा खोलने के बाद कैसे आएगी, v इंटू के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई प्लस v इंटू एस डिवाइडेड बाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू वी मैक्स, राइट। यहाँ पे भी एस से एस क्या हो गया, डिडक्ट हो गया। तो फाइनली आपको जो इक्वेशन आया वो आया वी मैक्स इक्वल टू v प्लस v बाई एस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटू के एम, राइट। और चूंकि v मैक्स कैलकुलेट नहीं करना है मुझे v कैलकुलेट करना है, तो v के लिए फिर ये इक्वेशन रीअरेंज करने पे क्या हो जाएगी, v इक्वल टू माइनस के एम इंटू v बाई एस प्लस v मैक्स। आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ईजी ये इक्वेशन ड्राइव करना है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो इक्वेशन आई, ये इक्वेशन कहलाती है एडी हॉपिस्टी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में फिट करेंगे, तो देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर हम इसको फिट करते हैं तो कैसे फिट होगी, एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वेशन जो y है वो क्या है, यहाँ पे v है, तो देखिए v y एक्सिस पे किसको लिया गया है, v को लिया गया है। एम एक्स, एम क्या है, स्लोप, तो देखिए स्लोप जो है वो माइनस के एम है। क्योंकि स्लोप में नेगेटिव साइन आ रहा है इसीलिए स्लोप नीचे की तरफ है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती तो स्लोप ऊपर की तरफ होता, राइट। उसके बाद x, x की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, v अपॉन एस, तो देखो v अपॉन एस, इसका मतलब x एक्सिस पे जो लिया गया वो क्या है, v अपॉन एस। फिर y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, v मैक्स। तो जो y एक्सिस का इंटरसेप्ट है, जहाँ पे y एक्सिस काटा जा रहा है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, v मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये v मैक्स है। इसके अलावा जो x एक्सिस का इंटरसेप्ट है वो v मैक्स बाई के एम है, ठीक है। ये है x एक्सिस इंटरसेप्ट, v मैक्स बाई के एम। तो यहाँ पे अगर मैं x एक्सिस देखूं कि भाई x एक्सिस क्या है, x एक्सिस क्या है, यहाँ पे x एक्सिस है v, रेट ऑफ रिएक्शन v। y एक्सिस क्या है, y एक्सिस क्या है, v अपॉन एस। x एक्सिस इंटरसेप्ट क्या है, x एक्सिस इंटरसेप्ट अगर मैं देखता हूं तो x एक्सिस इंटरसेप्ट जो है वो हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, उसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। जो x एक्सिस है वो है v अपॉन एस, मैं अपनी ये गलती थोड़ा सा सुधार रहा हूँ, यहाँ पर v अपॉन एस। y एक्सिस जो है वो है v, x एक्सिस इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, v मैक्स बाई के एम, बाई के एम। और y एक्सिस इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, माइनस के एम। पर स्लोप जो है
वाई एक्सिस इंटरसेप्ट जो है वो है वी मैक्स, और स्लोप जो है वो क्या है माइनस के एम। अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना था, वी मैक्स कैलकुलेट करना था और के एम कैलकुलेट करना था, राइट। तो स्लोप जो है वो हमें यहाँ पे वी मैक्स की पहले तो हम वी मैक्स दे दें। देखिए वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो सीधा आपको वी मैक्स दे रहा है, आपको किसी चीज़ को रेसिप्रोकल या उल्टा करने की ज़रूरत है ही नहीं। दूसरा जो स्लोप है वो के एम की वैल्यू दे रहा है, बस उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपको के एम की वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप वी मैक्स और के एम को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक आते आते हमने ये देखा कि भाई किस तरीके से जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व जो है उसको हमने लीनियर कर्व में कन्वर्ट किया है। 3 डिफरेंट इक्वेशंस हमने यहाँ पे स्टडी की, लाइनवीवर बर्क इक्वेशन, हनीज वुल्फ इक्वेशन एंड एडी हॉपिस्टी इक्वेशन, राइट। तीनों को हमें कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, लेकिन मैक्सिमम जो आपको ध्यान रखना है वो है लाइनवीवर बल्क प्लॉट इक्वेशन एंड माइकेलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे एक सेक्शन आता है एंजाइम एक्टिविटी का एक्सप्रेशन, जो एंजाइम एक्टिविटी की जो यूनिट है वो, तो इसको हम यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं। एंजाइम एक्टिविटी यूनिट, राइट। बहुत ज़्यादा ये बड़ा नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको एक्सप्रेस किस यूनिट में किया जा रहा है। देखिए एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे दो यूनिट बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, दो मेजरिंग यूनिट। एक तो यूनिट, जब भी आप एक यूनिट पढ़ते हो कि 1 यूनिट, 2 यूनिट एंजाइम, 3 यूनिट एंजाइम, आप इस तरीके से पढ़ते होंगे, तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 माइक्रोमोल, 1 माइक्रोमोल, ठीक है, 1 माइक्रोमोल, 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट convert into 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट convert into product per minute, per minute, per minute under desiring condition, under defined condition। इसका मतलब कि 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट को पर मिनट अगर कोई एंजाइम डिफाइंड कंडीशन में कन्वर्ट कर देता है तो उसको हम 1 यूनिट कहते हैं। अगर मैं बोलूँ 2 यूनिट, इसका मतलब 2 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है वो। अगर मैं बोलूँ 25 यूनिट, इसका मतलब वो 25 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट को पर मिनट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है अंडर डिफाइंड कंडीशन। यहाँ पे दिक्कत ये आई कि जो मिनट है वो ऐसा यूनिट नहीं है, इसीलिए ये ऐसा यूनिट न होने की वजह से एक दूसरी जो यूनिट है उसको डिफाइन किया गया, और वो जो दूसरी यूनिट है वो है कैटल, 1 कैटल। हालांकि एंजाइमोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूनिट को ही यूज करते हैं एज ए एक्टिविटी मेजरमेंट के लिए, लेकिन चूंकि वो ऐसा यूनिट नहीं है इसीलिए एक दूसरा जो है मेजरिंग यूनिट और है वो है ईटर। अब यहाँ पे क्या है, ईटर में जो डेफिनेशन दी गई है वो है कि वह 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट, 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट convert into product,
convert into product per second under defined condition, under defined कंडीशन। कहने का मतलब है कि डिफाइंड कंडीशंस में 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट को पर सेकेंड अगर कोई एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पा रहा है तो उसको हम 1 कीटल कहते हैं। अगर मैं बोलूँ 10 कीटल मतलब वो 10 मोल ऑफ सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है, राइट। तो कन्वर्जन ऑफ कीटल इनटू यूनिट, तो आपको ये याद रखना है कि जो 1 कीटल है उसको हम यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 कीटल इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻7 यूनिट, राइट। तो इस तरीके से इन दोनों यूनिट्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट भी किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है कि 1 कीटल इज इक्वल टू कितना होता है, 6 इंटू 10⁻7 यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि भाई किस तरीके से एंजाइम काइनेटिक्स फॉलो हो रही है, किस तरीके से हाइपरबोलिक कर्व को हम एनालिसिस कर रहे हैं, और फिर वहाँ क्या प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से लीनियर इक्वेशंस में आपको ग्राफ को कन्वर्ट करना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि एंजाइम काइनेटिक्स जो है, जो यूजुअली हमें बहुत डराती है और यूजुअली कई बच्चों के वो बहुत आसानी से समझ में नहीं आती, वो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।